नमस्कार दोस्तों। अब थोड़ा याद करके बताइए कि कितनी बार आप अपने दोस्तों के साथ किसी मॉल में या फिर किसी फेमस मार्केट में गए थे सिर्फ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने, चिल आउट करने, लेकिन फिर शोरूम के बाहर लगे हुए ऑफर्स को देख करके आप उस शोरूम में चले गए और बाहर आते आते कोई जीन्स, टी शर्ट या जूते लेकर के आए। तो हैरानी की बात यह है कि घर से निकलते समय आपके मन में शॉपिंग का कोई भी इरादा नहीं था और ना ही आप ये जो खरीद करके जूते, टी शर्ट या जीन्स लेकर के आए हो इसकी कोई ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी आपने शॉपिंग कर ली और आपको पता भी नहीं चला। जादू ही हुआ ना ये। तो फिर आखिर ये जादू हुआ कैसे? दरअसल ये कोई जादू नहीं, विज्ञान है, मनोविज्ञान। और फैशन इंडस्ट्रीज इसी विज्ञान का इस्तेमाल करती हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करवाते रहने के लिए। ये जो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हुई देखते हैं आप, 50% ऑफ, 70% ऑफ, बाई वन गेट वन फ्री, और मैंने तो कहीं कहीं पे बाई वन गेट 5 फ्री भी देखे। और फिर ये मेंबरशिप ऑफर्स, आपको क्या लगता है, क्या इन कंपनीज ने सच में आपको इतना बड़ा डिस्काउंट दे दिया, या फिर आपने एक शर्ट खरीदी और दूसरी शर्ट बिल्कुल फ्री दे दी? और फिर ये जो मेंबरशिप ऑफर्स आपने ले रखे हैं, ये सच में कोई मेंबरशिप है या फिर एक तरह की बाउंड्री, जिससे कभी भी आपको शॉपिंग करने का विचार आए तो सबसे पहले आप उस ब्रांड के बारे में सोचें जिसकी मेंबरशिप आपने ले रखी है। और अगर ये कंपनियां सच में इतने बड़े बड़े ऑफर्स देती हैं, आपको इतना ज़्यादा डिस्काउंट देती हैं, तो इन सब के बाद भी ये हजारों करोड़ों रुपए के प्रॉफिट में कैसे रहती है? और क्या आपको सच में लगता है कि आपके कपड़ों की कीमत सिर्फ वही है जो आपने पैसे दे करके चुकाई है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही बड़ी कीमत छुपी हुई है जो ये कंपनियां हमसे डायरेक्टली ना लेकर के हमारे पर्यावरण, हमारी इस धरती से वसूलती? आज की वीडियो में हम उन्हीं मुद्दों पे बात करने वाले हैं, और वीडियो के अंत में हम उस प्रपंच की भी पोल खोलेंगे कि कैसे हम एक तरफ पर्यावरण प्रेमी बनने का ढोंग करते हैं, बड़ी बड़ी तख्तियाँ लेकर के प्रोटेस्ट करते हैं, और दूसरी तरफ कैसे हम खुद ही अपनी अय्यासियों और दिखावे के चक्कर में इस पर्यावरण को बर्बाद करते रहते हैं। दोस्तों, आप एक बार अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से ये पूछिएगा कि वो साल में कब कब और कितने कपड़े खरीदते थे और उन कपड़ों को कितने टाइम तक इस्तेमाल करते थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप पाएंगे कि जितने कपड़े वो 4-5 साल में खरीदते थे, उससे कहीं ज्यादा कपड़े हम 1 साल में खरीदते हैं और उन्हें पहन करके फेंक भी देते हैं, जबकि हमारे पेरेंट्स उन्हीं कपड़ों को ज्यादा से ज्यादा दिनों तक पहनने की कोशिश करते थे और उसके बाद भी वो उसको फेंकते नहीं थे, उनका पोछा बना लेते थे या फिर कोई बैग सिल लेते थे। और हम लोग तो पोछे के लिए भी नया कपड़ा खरीद करके ले आते हैं। तो अब सोचने वाली बात है कि आपके और आपके पेरेंट्स के शॉपिंग बिहेवियर में इतना बड़ा डिफरेंस आया कैसे? दरअसल ये डिफरेंस आया नहीं है, लाया गया है इन फैशन इंडस्ट्रीज द्वारा हमारे और आपके दिमाग को हाईजैक करके। लेकिन क्यों? अब क्या है कि आप एक ही कपड़े को बार बार पहनते रहोगे, सालों साल तक पहनते रहोगे, दूसरे कपड़े खरीदोगे ही नहीं, तो इन कंपनीज के पास रेवेन्यू कहाँ से आएगा? वो तो ये आपकी जेब से ही निकालती है ना। किसी भी कंपनी को चलते रहने के लिए और हमेशा प्रॉफिट में बने रहने के लिए ये जरूरी है कि उनके प्रोडक्ट्स लगातार बनते रहें और बिकते रहें। और यहीं से शुरू होता है इनका साइकोलॉजी का गेम, यानी हमारे दिमाग को हाईजैक करने की प्रक्रिया। और फिर वजूद में आता है फास्ट फैशन, यानी फैशन का ऐसा ट्रेंड जो बहुत ही तेजी से बदलता रहता है। आपको याद होगा कि अभी कुछ साल पहले स्किनी जीन्स और टाइट फिट टी शर्ट्स का चलन था, लेकिन फिर अचानक से लोग बैगी जीन्स और ओवरसाइज्ड शर्ट पहनने लगते हैं, और फिर अचानक से ट्रेंड बदलता है और फिर लोग चाइनीज कॉलर शर्ट पहनने लगते हैं, फिर कोरियन स्टाइल आउटफिट, Y2K फैशन, एथलीजर ड्रेसेस, तो कभी कॉटेज कोर। कभी आपने सोचा है कि ये फैशन के ट्रेंड इतनी जल्दी जल्दी बदलता कौन है? आप बदलते हैं या मैं बदलता हूँ? दरअसल हम में से कोई नहीं बदलता, ये फैशन का ट्रेंड भी ये ब्रांड्स ही बदलते हैं, और तरह तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज करके ये हमें पुश करते हैं कि हम इनके द्वारा चलाए जा रहे इन ट्रेंड्स को फॉलो करें। कई तरह के तरीके ये अपनाते हैं हमें ऐसा फील करवाने के लिए कि अगर हमने इस ट्रेंड को फॉलो नहीं किया, इस तरह की जीन्स नहीं खरीदी, इस तरह के बैग्स नहीं लिए, तो हमारे दोस्त ही हमको कहीं आउटडेटेड ना समझने लगे। अब चलिए थोड़ा बात करते हैं उन तरीकों पे जिनका इस्तेमाल करके ये कंपनियां हमको इस रैट रेस में ढकेलती हैं। आपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा जिनके पास हर हफ्ते एक नए तरह के कपड़े होते हैं, एक नए ब्रांड के कपड़े होते हैं, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो हमको ये बताते हैं कि उन्होंने जो अभी पहन रखा है वही ट्रेंड में है, और आपके पास भी वैसी 1-2 पेयर होनी चाहिए, तभी आप मॉडर्न दिखोगे और कूल लगोगे। और फिर इनकी बातों से बहुत से लोग प्रभावित होते हैं और ऐसे कपड़ों को खरीदते हैं। फिर आप अचानक से देखने लगते हो कि आपकी सर्किल में भी आपके दोस्तों ने इस तरह के कपड़े और इस तरह के स्नीकर्स पहन रहे हैं, और फिर आपके मन में भी एक फोमो क्रिएट होता है कि कहीं आप पीछे तो नहीं छूट रहे हैं, क्योंकि अब तो आपके दोस्तों ने भी वही ट्रेंड फॉलो करना शुरू कर दिया है। और फिर ये लिमिटेड एडिशन,
फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजॉन जैसी कंपनियों द्वारा चलाए गए ओनली फॉर 2 डेज सेल या फिर मेंबर्स ओनली सेल, ये सब भी एक फोमो क्रिएट करने का ही तरीका है। इस तरह की सेल निकाल करके ये कंपनियां एक तरह की जानबूझ करके अर्जेंसी क्रिएट करती हैं और हमें कहीं ना कहीं ये फील करवाती है कि अगर नहीं लिया तो कहीं ये मौका हाथ से निकल न जाए। ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो आपको कपड़े पहने हुए दिखते हैं, बहुत रेयर ही होता है कि वो इन कपड़ों को अपने पैसों से खरीदते हैं, बल्कि ये कंपनियां ही इनको रीच आउट करती हैं और इनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि वो इनके ब्रांड के कपड़े पहने, और वो इसके लिए इन सेलिब्रिटीज को पैसे भी देती हैं, क्योंकि इन कंपनीज को पता है कि अगर ये सेलिब्रिटीज इनके ब्रांड के कपड़े या फिर दूसरे प्रोडक्ट्स जैसे जूते, हैंडबैग्स आदि लेकर के बाहर निकलते हैं और 2-4 फोटोज उनकी मीडिया में आ जाती है, तो फिर इनके जो फैन बेस है उनके लिए इस कंपनी के प्रोडक्ट एक स्टेटस सिंबल बन जाएगा और फिर उस ब्रांड के प्रोडक्ट हाथों हाथ बिकने लगेंगे। और भी न जाने कितनी तरह की टैक्टिक्स ये कंपनियां अपनाती हैं जिनसे आप कभी शॉपिंग करना बंद ही नहीं करें। फिर इनका टर्नओवर दिन दुना रात चौगुना बढ़ता रहता है। अब देखा जाए तो यहाँ तक कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई आप कमा रहे हो, आपके पैसे हैं, आप जैसे चाहो वैसे खर्च करो। लेकिन मेरा पॉइंट ये नहीं है, मैं इस मुद्दे पे बात करने आया ही नहीं हूँ कि आप ज्यादा शॉपिंग क्यों करते हैं या फिर आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो पूरी तरह से आपका डिसीजन है। फिर प्रॉब्लम क्या है, आइए अब उसी पे बात करते हैं। दरअसल इन कपड़ों को खरीदने के लिए आप जो पैसे देते हैं वो इनकी बहुत ही छोटी सी कीमत होती है, और बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ी कीमत इन कपड़ों के लिए हमारा पर्यावरण, हमारी धरती चुकाती है। आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों, अभी आपने ये जो साधारण सी टी शर्ट पहन रखी है या फिर जो टी शर्ट आपकी अलमारी में रखी है, आपको जानकर के हैरानी होगी कि उस टी शर्ट को बनाने में करीब 2700 लीटर पानी का इस्तेमाल हुआ है। इसे कुछ ऐसे समझिए कि जितना पानी एक इंसान 3 साल में पीता है, उतना पानी आपकी ये अकेली टी शर्ट पी चुकी है। आपकी एक जींस की जो पेयर होती है उसे बनाने में लगभग 7000 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। अगर देखा जाए तो कृषि के बाद ये फैशन इंडस्ट्री दुनिया में सबसे ज्यादा पानी कंज्यूम करने वाली दूसरे नंबर की इंडस्ट्री है। सेंट्रल एशिया के अरल सागर के बारे में आपने जरूर सुना होगा। कभी वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील हुआ करता था। ये न जाने कितने जलीय जीवों का घर हुआ करता था। आसपास के हजारों मछुआरों की जीविका का साधन था। लेकिन फिर 1960 के दशक में सोवियत यूनियन ने इसके आसपास कॉटन की खेती शुरू कर दी। कॉटन यानी कपास एक ऐसी फसल है जिसको उगाने के लिए बहुत ही ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, और फिर सोवियत यूनियन ने अरल सागर में गिरने वाली नदियों के पानी का इस्तेमाल इन फसलों की सिंचाई में करना शुरू कर दिया। और नतीजा क्या हुआ? आज अरल सागर का पानी लगभग 90% तक सूख चुका है। जो झील कभी एक विशाल नीले समंदर की तरह दिखती थी, आज वो जहरीले रसायनों से भरे हुए रेगिस्तान में बदल गई। उसमें रहने वाले लाखों जलीय जीवों ने अपना दम तोड़ दिया, हजारों मछुआरों के रोजगार छिन गए, और उसके आसपास रहने वाले लाखों लोगों को न जाने कैसी कैसी बीमारियों का सामना करना पड़ा। और ये सब क्यों हुआ? ये सब सिर्फ इसलिए हुआ कि ये कंपनियां ज्यादा से ज्यादा कॉटन के कपड़े बना करके आपको बेच सकें, और कपड़े बनाने के लिए इनको कभी भी कॉटन की कमी ना हो। और समस्या सिर्फ इतनी सी नहीं है, ये जो कपड़ों के रंगने की प्रक्रिया है यानी डाइंग और फिनिशिंग, ये दुनिया के 20% जल प्रदूषण का अकेले जिम्मेदार है। कपड़े आपके मनपसंद रंग के बन सके, इसके लिए हजारों लाखों लीटर पानी में सिंथेटिक जहरीले कलर्स मिलाए जाते हैं, और फिर बाद में इस्तेमाल करने के बाद उसी जहरीले पानी को बिना ट्रीट किए नदियों नालों में छोड़ दिया जाता है। और फिर इन्हीं नदियों नालों के किनारे रहने वाले हजारों लाखों गरीब यही पानी पीने के लिए मजबूर होते हैं। अब उनके पास अमीरों की तरह महंगे महंगे वाटर प्यूरिफायर तो होते नहीं है, तो उनको जो मिलता है वो पी लेते हैं, और फिर हजारों लोग इस गंदे पानी को पीने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। और आप माने या ना माने, इसके पीछे कहीं ना कहीं हम और आप भी जिम्मेदार तो हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर हम पर्यावरण को लेकर के खूब चिंता दिखाते हैं, लेकिन हमारे कपड़ों की जरूरत से ज्यादा खरीदारी की वजह से लाखों जीव जंतु मारे जाते हैं, नदियां जहरीली होती हैं, हवा प्रदूषित होती है, मिट्टी की उर्वरकता बर्बाद होती है, लेकिन इस पे कोई बात नहीं करना चाहता। हमारे देश के महानगरों में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को लेकर के हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, और दुनिया के कुल कार्बन उत्सर्जन का 10% सिर्फ और सिर्फ फैशन इंडस्ट्री की वजह से आता है। इन कंपनियों का मीडिया मैनेजमेंट इतना बढ़िया है कि कहीं भी किसी भी न्यूज चैनल पे आपने इन मुद्दों पे डिबेट होते हुए नहीं सुना होगा। फैशन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हर साल लाखों टन कचरा उत्पन्न करती है। दुनिया में जितने भी कपड़े बनाए जाते हैं उसमें से लगभग 85% एक साल के अंदर ही कचरे के ढेर में पहुंच जाते हैं, यानी हर मिनट लगभग 1 ट्रक कपड़ा। और खास करके अमीर देशों द्वारा पैदा किया गया ये कचरा गरीब देशों के रेगिस्तानों में ले जाकर के डंप कर दिया जाता है। चिली के अटाकामा डेजर्ट में जो कपड़ों के पहाड़ बन चुके हैं, उनकी तस्वीरें आपने देखी होंगी।
ये पहाड़ इतने बड़े हैं और इतनी ज़्यादा दूरी में फैले हुए हैं कि इनको अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। और ये कपड़े इतनी जल्दी डिग्रेड होने वाले नहीं हैं। इन कपड़ों में बहुत सारे सिंथेटिक मटेरियल्स का उपयोग किया जाता है, जिनको डिग्रेड होने में 200 साल से ज़्यादा तक का समय लग सकता है। ये कपड़े सालों साल उस सूखे रेगिस्तान में पड़े रहते हैं, धूप और पानी के साथ मिलकर के हवा में जहरीली गैस और मिट्टी में जहरीले केमिकल छोड़ते रहते हैं। घाना की राजधानी आकरा में एक कांटामांटो बाजार है। जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में बहुत सारे सेकेंड हैंड कपड़ों के मार्केट हैं, वैसे ही कांटामांटो बाजार दुनिया का सबसे बड़ा सेकेंड हैंड कपड़ों का मार्केट है, जहाँ हर हफ्ते लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा कपड़े लाए जाते हैं और इनमें से मुश्किल से 40% कपड़े ही बिक पाते हैं। बाकी बचे हुए कपड़ों को या तो जला दिया जाता है या जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, और बहुत सारे कपड़ों को तो ऐसे ही समुद्री तटों पे या नदियों के किनारे फेंक दिया जाता है। जो समुद्र के किनारे जो नदियां प्रकृति की सुंदरता का एक अहम हिस्सा मानी जाती हैं, आज वहाँ लाखों टन कपड़ों के गट्ठर सड़ते हुए मिलते हैं। अपने देश में भी जो सेकेंड हैंड मार्केट्स हैं कपड़ों की, वहाँ पे आपने देखा होगा कि इन मार्केट्स में कैसे कपड़े बेचने के लिए गट्ठर में लाए जाते हैं। ये सारे कपड़े या तो सेकेंड हैंड होते हैं या फिर रिजेक्टेड पीस होते हैं। अब जो कपड़े बिक गए वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं बिके, जो कि आधे से ज़्यादा कपड़े ऐसे होते हैं कि नहीं बिकते हैं, उनको भी दूसरे देशों की तरह ही यहाँ पे कहीं पे कोने में ले जाकर के जला दिया जाता है या फिर किसी गड्ढे में दबा दिया जाता है। और ये जितने भी कपड़े होते हैं, इनमें से ज़्यादातर प्लास्टिक मटेरियल के ही बने होते हैं। और प्लास्टिक को आप जानते हैं, चाहे जलाओ या जमीन में गाड़ो या नदी में बहाओ, हर तरफ से ये पर्यावरण को बर्बाद ही करते हैं। इस देश में हम सभी को साफ पानी, साफ हवा और हरा भरा पर्यावरण तो चाहिए, लेकिन अपनी तरफ से हम थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन इस पर्यावरण में नहीं करना चाहते हैं। हमें सब कुछ अच्छा अच्छा तो चाहिए, लेकिन हम अपनी ये फालतू की यानी जरूरत से ज्यादा खरीदारी करने की आदत को भी नहीं छोड़ेंगे। हमारी ये और चाहिए कि भूख, ट्रेंड के पीछे आंख बंद करके भागने की आदत और सस्ते कपड़ों का लालच ही इस इंडस्ट्री को चला रहा है। यहाँ पे मैं ये नहीं कहता कि फैशन इंडस्ट्री पूरी तरह से बंद हो जानी चाहिए, लेकिन उत्पादन उतना ही होना चाहिए जितनी की जरूरत हो। जब हम कोई भी कपड़े की खरीदारी करने जाते हैं, चाहे वो एक टी शर्ट हो, जीन्स हो, सूट हो या कोई भी कपड़ा हो, तो उसको खरीदते समय हमको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो खरीदारी हम कर रहे हैं वो कहीं न कहीं अरल सागर जैसी झीलों के सूखने के लिए, आटाकामा जैसे रेगिस्तान में कपड़ों के पहाड़ों के लिए और नदियों और महासागरों में घुलते हुए प्लास्टिक के लिए भी एक छोटा सा योगदान दे रहे हैं। अगर ये सब सुन करके आपको थोड़ा सा भी बुरा लग रहा है, थोड़ी सी भी गिल्ट फील हो रही है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपके अंदर अभी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी का एहसास और इंसानियत बची हुई है। दोस्तों, ये समस्या जितनी ही विकराल लगती है, अच्छी बात यह है कि उसका समाधान उतना ही आसान है, और ये समाधान आपसे और हमसे ही शुरू होगा। तो हम कर क्या सकते हैं? अगली बार जब भी आपको कपड़ों की खरीदारी करने का मन करे, तो थोड़ा सा रुक जाएं, 2-4 मिनट सोचें और हो सके तो अपनी अलमारी में रखे हुए या हैंगर पे लटके हुए कपड़ों को भी देखें, और फिर बाद में ये एनालाइज करें कि क्या आपको और कपड़ों की जरूरत सच में है, या फिर अभी जो आपके पास कपड़े उपलब्ध हैं उनसे भी काम चलाया जा सकता है। और इतना सोचने के बाद भी अगर आपको लगे कि खरीदारी करनी चाहिए, तो शौक से कीजिए। और जब शॉपिंग करने जाएं तो आंख बंद करके ट्रेंड के पीछे भागने की जगह अपने पैसे क्लासिक और टाइमलेस चीजों पे खर्च करें। ऐसे कपड़े खरीदें जिनको सालों साल पहना जा सकता है। कॉस्ट पर वियर के बारे में भी सोचें। एक 300 रुपए की टी शर्ट जिसको आप सिर्फ 20 बार पहन करके फेंक देंगे, उसको हर बार पहनने का खर्च 15 रुपए आएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप 1000 रुपए की एक अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट खरीदते हैं और उसको 100 बार पहनते हैं, तो उसको एक बार पहनने का खर्च सिर्फ 10 रुपए ही आएगा। और आपके द्वारा दिखाई गई ये समझदारी इस पर्यावरण के लिए भी अच्छी होगी, क्योंकि इस पर्यावरण में आप 5 की जगह सिर्फ एक टी शर्ट ही डंप करेंगे। बेहतर होगा कि हम अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की तरह कपड़ों को ज्यादा समय तक इस्तेमाल करना सीखें, क्योंकि ये कपड़े हम अपनी मेहनत की कमाई से खरीदते हैं, तो हमें इन कपड़ों की रिस्पेक्ट करनी भी आनी चाहिए। इन कपड़ों को डिस्कार्ड करने से पहले हमको सोचना होगा कि क्या इन कपड़ों को कुछ दिन और नहीं पहना जा सकता। और लास्ट में, अगर हम खरीदारी कर ही रहे हैं तो ऐसे फैब्रिक के कपड़े चुनें जो हमारी बॉडी के साथ साथ इस पर्यावरण के लिए भी अच्छा हो। ऑर्गेनिक कॉटन, लिनेन, खादी और रेशम कुछ ऐसे ही कपड़ों के उदाहरण हैं जिन्हें अगर हम डिस्पोज भी करते हैं तो ये फैब्रिक डिग्रेड होकर के उस नेचर का ही एक हिस्सा बन जाते हैं और प्लास्टिक के बने फैब्रिक्स की तरह पोल्यूशन नहीं फैलाते। बस हमें और आपको इतना ही करने की जरूरत है, और अगर हम इतना कर पाते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि हालात सुधरने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जब डिमांड कम होगी यानी हम कंज्यूम ही कम करेंगे तो प्रोडक्शन अपने आप कम होगा, और जब प्रोडक्शन कम होगा तो उस प्रोडक्शन से होने वाला पोल्यूशन अपने आप कम होगा। और प्लीज ये मत कहिएगा कि सिर्फ आपके ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि बाकी लोग तो खरीदारी करते ही रहेंगे। कुछ हो ना हो, लेकिन इस तेजी से बढ़ते हुए पॉल्यूशन में और बर्बाद होते हुए पर्यावरण में आपका योगदान जरूर कम हो जाएगा। और हो सके तो अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक कीजिए,
उन्हें बताइए कि कैसे ये फास्ट फैशन का कल्चर हमारी पृथ्वी को बर्बाद कर रहा है। दोस्तों, हम अपनी आने वाली जनरेशन यानी अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं जिससे हमारे बच्चों का जीवन आसान हो सके। लेकिन हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि उनका जीवन सिर्फ और सिर्फ पैसे बचाने से बेहतर नहीं होगा, क्योंकि उनको रहना इसी धरती पे है, इसी हवा में सांस लेना है, इसी पानी को पीना है, तो हमें इनका भी ख्याल रखना पड़ेगा और शुरुआत आपसे और हमसे ही होगी। अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो हर हफ्ते एक नई ड्रेस ला करके शो ऑफ करते हैं। बाकी आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए और साथ में मुझे हो सके तो ये भी बताइए कि मैं अपने कंटेंट्स को कैसे और बेहतर कर सकता हूँ। ऐसे ही और वीडियो के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।